हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना केमिस्ट्री का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें अर्थात बेसिक बातों का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात सभी एलिमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। और 5-5 एलिमेंट का अपना सीरीज चल रहा है और हम लोग 20 एलिमेंट तक लगातार पढ़े हैं और 5 एलिमेंट बीच में से जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उनको हम लोग देखे हैं। आज पुनः आपके बीच वही 5 एलिमेंट है जो आपके लिए VVI है। बाकी हर एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है हर जगह, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हो जिसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके बारे में बेसिक जानकारी रहना आपको अति आवश्यक है। खासकर उसके एटॉमिक नंबर क्या है, नेम क्या है, उसका सिंबल क्या है और एटॉमिक मास क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहना आपको अति आवश्यक है। आज हम पुनः बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे। अपना जो 36 नंबर है वो है आपका क्रिप्टन। ये क्रिप्टन क्या है सर? हम आपको अक्रिय गैस पढ़ाए थे। अक्रिय गैस की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 में कौन कौन होता है? शुरुआत का पहला अक्रिय गैस था आपका हीलियम, उसके बाद नियॉन, सब के बारे में बताए हुए हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, टोटल 6 होता है ना। ऐसे ही आपका ये क्रिप्टन है। हीलियम के बारे में बताए हुए किए थे कि वायुयान के टायर में भरा जाता है, गोताखोर अंदर ले जाता है अपने सिलेंडर में भर के। हीलियम सबसे हल्का गैस है। वैसे ही आपको आर्गन के बारे में बताए कि आर्गन भी एक अक्रिय गैस है। नाम है अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करता है ये गैस। और आर्गन का इस्तेमाल हम लोग विद्युत बल्ब के अंदर करते हैं, वहाँ से हवा निकाल करके, ताकि फिलामेंट फ्यूज ना हो सके, ठीक ना। वैसे ही क्रिप्टन अक्रिय गैस है, इसका भी इस्तेमाल भी, ये भी किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टन मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि क्रिप्टन क्या है? आपका अक्रिय गैस है। संकेत क्या है? Kr है। और परमाणु द्रव्यमान इसका 83 है, वहीं परमाणु संख्या इसका 36 है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 47 नंबर डायरेक्ट, वो आपका सिल्वर है। सिल्वर बोले, सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag। परमाणु संख्या इसका 47 है, वहीं द्रव्यमान आप जब भी पूछे तो इसका हो जाएगा 108। सर 108 क्यों लिखे? 107.9 को आप लगभग में 108 लिख सकते हैं। और चांदी के बारे में जानकारी लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ आपको गुड कंडक्टर कहा जाए इसको। सबसे अच्छा गुड, CUNDUCTOR, ये हो गया गुड कंडक्टर। तो यानी तो हिंदी में लिखिए, हिंदी में समझिए। सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक। चालक किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर के करंट जाता हो, उसी को न चालक कहते हैं। तो सबसे अच्छा विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका क्या है? सिल्वर बोले तो चांदी। साथ ही साथ चांदी के बारे में यह भी याद रखिएगा, जब आपको हम सल्फर पढ़ाए थे परमाणु संख्या 16, तो चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में क्या होता है? सल्फर। चांदी और वो सल्फर दोनों एक दूसरे से जब भी मिलेंगे तो एक ऐसे गैस का इस्तेमाल करते हैं जो आपको जहरीला गैस कहा जाए। इसके लिए मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों? तो ये एक जहरीला गैस उत्पन्न कर देता है। तो ये था आपका चांदी। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है, चांदी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है राजस्थान। जीके में पूछे तो यानी ये राजस्थान। राजस्थान के कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो वो है आपका खेतरी। राजस्थान की कौन सा जगह है? खेतरी। जब फिजिक्स में आइएगा तो चांदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ कौन है? यानी प्रकाश को अगर रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, तो परावर्तक पदार्थ की, यानी परावर्तक, सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ के रूप में भी आपको किसको जाना जाता है? चांदी को जाना जाता है। उम्मीद है कि आप चांदी को अच्छे से समझे होंगे। चांदी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टीन की ओर बढ़ेंगे। सर टीन का कुछ नहीं, आपसे टीन का संकेत बराबर पूछ लिया जाता है। टीन का संकेत क्या है? SN। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण है, नाम है टीन, तो TN कभी कभी दे देता है। बच्चा यहीं पर फंस जाता है कि टीन का संकेत TN न तो है क्या? नहीं, टीन का संकेत क्या है? SN। और यह भी एक प्रकार का धातु है। और टीन का इस्तेमाल तो देख भी करते, कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? शीशा और टीन के मिश्रण से ही तो हम लोग फ्यूज बनाते हैं। जब भी फ्यूज तार बनाइएगा, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विद्युत फ्यूज क्या चीज़ के मिश्रण से बनता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए विद्युत फ्यूज क्या चीज़ के मिश्रण से बनता है, तो वो बनता है आपका शीशा और आपका टीन के मिश्रण से।
टीन बोले तो SN। पूछ लिया भी जाता है कि सीसा कितना परसेंट दिया जाता है, टीन कितना परसेंट दिया जाता है। तो सीसा और टीन के मेल से क्या बनता है आपका फ्यूज बनता है। फ्यूज बनाने में टीन का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ अदर चीज़ में भी टीन का इस्तेमाल होता है। टीन के बाद हम लोग मूल टॉपिक पढ़ेंगे 53 नंबर है। ये 53 क्या परमाणु संख्या है, किसका है परमाणु संख्या सर? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 है। वही द्रव्यमान जब भी पूछा जाएगा तो कितना होता है 126। आप यहाँ 126 लिख सकते हैं सर। इसी अंदाज में लिखा जाता है कि एलिमेंट में परमाणु संख्या और द्रव्यमान। सही बात है, नीचे आपका परमाणु संख्या होता है और ऊपर आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक अधातु है और किस तरीका से आपको याद रखना है, यह एकमात्र ऐसा अधातु है यानी सबसे चमकीला कहा जाए। क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे चमकीला अधातु, अधातु में कौन सा एलिमेंट आता है, तो वह आपका आयोडीन है। और आयोडीन आपको बताए भी थे पिछले वीडियो में कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? जब भी आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे तो गलगंड हो जाती है, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। और ये होने का मेन रीज़न है अपने यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। उसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अगर वो निकलना बंद हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलगंड हो जाता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। खासकर टाटा संबंधित देखिएगा नमक जो महंगे मिलते हैं उसमें आपको आयोडीन की मात्रा काफ़ी अच्छा मात्रा में मिलता है। तो उम्मीद है कि आप आयोडीन के बारे में समझे होंगे अच्छे से। आयोडीन के बाद आता है आपका जेनॉन। जेनॉन का परमाणु संख्या कितना है? 54। संकेत क्या है? Xe। इनको भी याद रखेगा। तो कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जेनॉन का परमाणु संख्या क्या है तो 54 है और 131 इसका परमाणु द्रव्यमान है। जेनॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है। कौन कौन अक्रिय गैस देखिए? हीलियम दिखा दिए, नियॉन दिखाएं, आर्गन दिखाएं, क्रिप्टन दिखाएं, जेनॉन दिखाएं। एक अक्रिय गैस बच गया अपना, वो है आपका रेडॉन, जो आपको हम बताएंगे अगले पार्ट में। तो अब जो है अगला हम एलिमेंट आपको लिख करके यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो अपना छोटा है, इसमें हम खींच सकते हैं कुछ और एलिमेंट को। ठीक है, तो ये है अपना अगला जो एलिमेंट है। आज लगभग अगले पार्ट हम नहीं रहने देंगे, मतलब पूरा का पूरा फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है, टारगेट ही रखिए, क्योंकि हम लोग को बेसिक चीज़ अदर चीज़ सीखना है। उम्मीद है कि आप ये तो आप बुक से भी समझिएगा, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा मैं आपको जीके बताता हूँ वो आपको फ़ायदा पहुँचाता होगा। और बार बार देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ITI के पेपर सब में देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छोटा छोटा चीज़ जो मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टंगस्टन, यहीं पर समझ लीजिए। टंगस्टन से रिलेटेड एक प्रश्न बड़ी VVI है और इस बार आपको BPSC में भी ये क्वेश्चन आया था शायद कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है। तो टंगस्टन का संकेत होता है आपको W। देखिए ना, स्टोन दे रहा है टंगस्टन, T ऑप्शन में TT वाला रहेगा, मार देगा बहुते। लेकिन याद रखिएगा टंगस्टन का संकेत W होता है, परमाणु संख्या 74 होता है, द्रव्यमान 183.9 बोले तो 184। टंगस्टन और क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि जब विद्युत बल्ब जो होती है उस बल्ब के अंतर्गत तो हम अक्रिय गैस भरे थे जो आपको आर्गन के रूप में था, लेकिन उसके अंतर्गत एक फिलामेंट होती है। वो फिलामेंट जो है ना एकदम कर्व टाइप से स्प्रिंग टाइप का वायर जैसा बना रहता है। वो फिलामेंट क्या चीज़ का बना रहता है? तो वो फिलामेंट आपको टंगस्टन का ही बना रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज़ के बने होते हैं, तो टंगस्टन का। कारण क्या है? टंगस्टन आपको मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कहने का सेंस वो विद्युत लेता है करंट और आपको कम ऊष्मा पर ज़्यादा प्रकाश देता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टंगस्टन का इस्तेमाल फिलामेंट बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका बेसिक आंसर यही कहा जाए कि टंगस्टन का इस्तेमाल फिलामेंट बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन विद्युत ले करके उसको किस ऊर्जा में बदलता है? कम ऊष्मा पर, बहुत कम गर्म होता है और ज़्यादा प्रकाश देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप टंगस्टन के बारे में समझे होंगे। टंगस्टन के बाद आपको आता है ऑस्मियम। आपके परीक्षा में कभी कभी ऑस्मियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़का नहीं कहा जाए, भारी पूछता है, सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी अगर कोई धातु है तो आपका वो है ऑस्मियम, जिसका संकेत OS है। द्रव्यमान संख्या इसका 186.2 है और परमाणु संख्या आपको 76 है। वहीं आपके एग्जाम में प्लेटिनम भी पूछ लिया जाता है।
प्लेटिनम क्यों पूछ लिया जाता है सर? इसका परमाणु संख्या 78 है, संकेत Pt और द्रव्यमान हो गया 195.1। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जिसका इस्तेमाल जहाज़ की बॉडी बनाने में किया जाता है और बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और हल्का होते हैं। इसलिए जहाज़ भारी ना हो पाए तो जहाज़ की बॉडी बनाने में अगर कोई धातु का इस्तेमाल होता है तो उसका नाम है आपका प्लेटिनम। हम आते हैं 79 नंबर गोल्ड पे। हालांकि गोल्ड को Au से इंडिकेट किया जाता है, संकेत है, और परमाणु संख्या इसका है आपको 79 और परमाणु द्रव्यमान 197 बोले तो 197 है। हाँ, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि गोल्ड का रासायनिक नाम क्या है। तो गोल्ड का जब रासायनिक नाम पूछे तो Au का मतलब समझिए ऑडम क्या होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए गोल्ड का रासायनिक नाम क्या है, ऑडम। आपके सोना के बारे में 2-3 बातें ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सोना की शुद्धता क्या चीज़ में मापते हैं। तो सोना की शुद्धता हम लोग कैरेट में मापते हैं, और शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं तो आपको 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोना आपको थोड़ा सा काला होता है, तो काले सोने का कोई भी व्यक्ति आभूषण नहीं बनाएगा। जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि आभूषण लगभग कितने से बनता है, तो 18 से 22 कैरेट सोना लगा फेंट करके आपको जो सोनार होते हैं वो आभूषण बनाते हैं। क्यों? आभूषण जब भी आपको बनाया जाएगा तो शुद्ध सोना नहीं डाल करके कुछ ना कुछ इसमें आपको सिल्वर मिला देगा, चांदी मिला देगा, कॉपर मिला देगा। तो इन दोनों के मिश्रण या सिल्वर मिला करके आभूषण बनाया जाता है। ज़्यादातर आपके एग्जाम में 22 कैरेट आता है। जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि आभूषण कितने कैरेट के होते तो लगभग 22 कैरेट। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है इस अंदाज से भी, अगर कोई सोना की 100% अगर आपसे पूछे कैरेट कितना होता है तो है आपका 24 कैरेट। अगर आभूषण में वो 18 कैरेट लगाया तो लगभग उसमें कितना सोना गया। तो देखिए, आभूषण आप बोल रहे हैं ना, ऐसे करके आभूषण में आप बोले हैं 18 कैरेट, और टोटल शुद्ध सोना का कैरेट होता है कितना है 24। अगर इसको 100 से गुणेट दीजिएगा, यानी जब प्रतिशत निकालिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए परसेंटेज में कि आभूषण में कितने प्रतिशत सोना होते हैं जब वो 18 कैरेट डालते हैं, तो काटो 36 को 18 हो गया, 24। 4 से 100 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 25 मरतबे में। 25 या कितना आ जाएगा, 75%। कभी भी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 22 कैरेट पहले तो 18 कैरेट सोना में कितने प्रतिशत आपका सोना है, तो 18 कैरेट सोना में मतलब हो गया 75% आपका सोना है। 25% क्या हो जाएगा उसका, अदर चीज़ हो जाएगा। यानी 22 कैरेट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कैसे निकालिएगा, जितना कैरेट पूछिए उसको ऊपर बैठाइए। अगर 22 पूछा तो 22 को ऊपर बैठाइए, नीचे 24 दे दीजिए, 100 काट दीजिए। 11 दूना 22, 12 दूना 24, 12 से 100 को काटिएगा, 12 8 96, 40, अब 12 तिया हो गया 36, 11 तिया 33, 11 8 88 या 3 लगभग 11 8 88 और 3 91, लगभग 91 या 92% के आसपास क्या होगा, इसमें आपका सोना होगा। जब आप 22 कैरेट डाल रहे हैं किसी आभूषण में, तो परीक्षा में 23 कैरेट दे दे, 18 कैरेट दे, 20 जितने कैरेट देना उतने कैरेट ऊपर दे दीजिए। बट्टा में सब कैरेट गुने 100, उतना परसेंट आपका गोल्ड निकल जाएगा आभूषण में। सोना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे तन्यता वाला अगर कोई धातु कौन है तो सोना। सोना को बहुत पतली पतली चीज़ों में आप तीर सकते हैं। और जीके की दृष्टि से याद रखना है कि भारत में सोना कहाँ निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक के कोलार के खान में निकलता है। कभी भी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सोना उत्पादन में उस पैलेस का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए, तो वो कर्नाटक का कोलार का खान है। हालांकि बिहार में भी कुछ जगहों पर आपको सोना की मात्रा मिलने की प्रबल संभावना है। कुछ जो खोजने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उन्होंने पता लगाया कि जमुई एक ज़िला है जहां नागी और नकटी रिलेटेड एक अभी वर्तमान में अभ्यारण्य भी बड़ी प्रसिद्ध हुआ है, जिसको आपको यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया है। तो आपको जमुई ज़िला में गोल्ड की मिलने की प्रबल संभावना कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बिहार में। बहरहाल हम लोग सोना से आगे बढ़ेंगे और मरकरी की ओर बढ़ेंगे। मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। और परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो कितना होता है आपको, 200.6 है। तो आप 200 ही याद रखो। मरकरी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो मरकरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं थर्मामीटर में। थर्मामीटर में पारा भरते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर में ही जब पारा भरिएगा तभी ना पारा ऊपर नीचे चढ़ेगा। भाई ऊपर चढ़ेगा तो बुखार माने गर्मी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि थर्मामीटर का इस्तेमाल क्या चीज़ नापने में करते हैं, तो ताप नापने में। ताप बोले तो गर्मी नापने में। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए 2-4 मीटर और बता देते, जैसा कि मैंने लैक्टोमीटर की बात बताया था पिछले वीडियो में। तो लैक्टोमीटर क्या चीज़ को नापता है, दूध की शुद्धता को। बैरोमीटर क्या नापता है, दाब को।
हाइड्रो माने पानी, हाइड्रोजन। हाइड्रोमीटर क्या नापता है? जल की आर्द्रता को। और हाइग्रो हवा। तो हाइग्रो जब भी पूछे तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? वायु की आर्द्रता को मापता है। ऑडोमीटर क्या नापता है? ऑडोमीटर आपको दूरी को नापता है। स्पीडो चाल हुआ ना, स्पीडोमीटर क्या नापता है? आपको चाल को नापता है। तो इस तरीके से 4-5 कुछ ऐसे मीटर है जो आपको बराबर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिनको मैंने आपको सुनाया। एक बार फिर से और सुनाया जाए सर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर पानी की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता, ऑडोमीटर दूरी की मात्रा यानी दूरी को नापता है। उसके बाद आपको स्पीडोमीटर चाल को मापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर दाब को मापता है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। बहुत सारा मीटर है, ठीक है। पारा को जानकारी लीजिए। इसी पारा को हम क्या किए थे, जब सल्फर में सटा दिए थे तो ये बन गया था सीने बार। और ये किसका अयस्क है? तो ये आपको सिंदूर का अयस्क है। यही पारा से कहाँ कहाँ हम लोग, पारा की घनत्व तो आपको ज़्यादा होता है, यानी पारा में जाके आप डूब नहीं सकते हैं, उस पर खेल कूद सकते हैं। जब अगर एक किसी पोखर में एक पारा भर दे, पारा माने भैंस का बच्चा नहीं, ऐसे पारा लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर वो भर दिया जाए और उस पर चढ़िएगा तो आप डूबिएगा नहीं। अगर पोखर में पानी भर देते फिर डूब जाएगा, लेकिन पोखर में पूरे पोखर में अगर पारा भर दिया जाए मरकरी और उस पर आप चलिएगा तो आप उसमें नहीं डूब पाओगे। तो उम्मीद है कि आप मरकरी के बारे में ढेर सारा जानकारी लिए। अब हम लेड को देखते हैं। शीशा, भूलना नहीं कि शीशा का सिंबल क्या होता है? पीबी। और परमाणु संख्या कितना होता है? 82। ये सारा एलिमेंट आपको किस ब्लॉक में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका परमाणु संख्या तो बताइए दिए हैं कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान बता दिए। लेकिन इसमें सभी परमाणु छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, क्या क्या जोड़ करके मॉलिक्यूल इसका द्रव्यमान पूरा हुआ है, ये सारा चीज़ आपको हम लोग अब अगले वीडियो में बताएंगे। और वहाँ से आपका बेसिक जानकारी होगा। खासकर उस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो तो आपका नॉर्मल था जो मैंने 4-5 दिया, जिसमें आपको एलिमेंट के नाम आपको याद करने के लिए मैंने आपको सुविधा प्रदान किया। अब जो बताएंगे वहाँ बेसिक बात बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या ब्लॉक होता है, क्या आवेश होता है, क्या ग्रुप होता है, समझ गए ना, ये सब बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।